नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन। ट्राइब्स इंडिया ने 100 नए फॉरेस्ट फ्रेश ऑर्गेनिक उत्पाद को अपनी श्रृंखला प्रकृति के उपहार में शामिल किया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में 3 महीने के बाद दैनिक आधार पर कोविड के नए मामले सबसे कम। नए कानून से होगी किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। इस योजना में शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले भाई बहनों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। शुरू में कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्हें लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लीकेशन आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगर पालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। इसका परिणाम आज ये है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ट्राइफेड ने प्रकृति की ओर अधिकता लाने के लिए ट्राइब्स इंडिया उत्पादों की अपनी श्रेणी में 100 नए फॉरेस्ट ऑर्गेनिक उत्पाद शामिल किए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जनजातीय मामलों में मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ट्रांसफेड ने प्रकृति की ओर अधिकता लाने के लिए ट्राइब्स इंडिया उत्पादों की अपनी श्रेणी में 100 नए फॉरेस्ट ऑर्गेनिक उत्पाद शामिल किए हैं। आदिवासी उपज और उत्पादों की एक नई श्रृंखला फॉरेस्ट फ्रेश नेचुरल एवं ऑर्गेनिक का अनावरण प्रबंधन निदेशक ने वर्चुअल तरीके से किया है। साप्ताहिक आधार पर 100 नए उत्पादों को लॉन्च किया जाएगा और ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में शामिल किया जाएगा। उत्पाद 125 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, ट्राइब्स इंडिया मोबाइल वैन और ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस और ई टेलर्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 25 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 151.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 25 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 151.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 20.89% की वृद्धि दर्ज की गई है।
P151.17 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 100.89 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 66.719% है। लगभग 12.98 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान MSP योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में 18,880 रुपए प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 28,542.59 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 3 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामलों की संख्या 36,500 से नीचे आ गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 3 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामलों की संख्या 36,500 से नीचे आ गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड के मरीजों के ठीक होने से जहां एक ओर इस बीमारी से मरने वालों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी उपलब्धि यह रही है कि 11 सप्ताह में पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6.25 लाख रह गई है। इस समय देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या महज 7.88% अर्थात 6,25,857 है। अभी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। जो नए कानून बने हैं, जो वर्तमान की व्यवस्था है उसके अलावा नए विकल्प देने के लिए बने हैं। जो वर्तमान व्यवस्था मंडी की है, वर्तमान व्यवस्था MSP की खरीदी की है, वो यथावत बरकरार रखी गई है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन इन कानूनों के माध्यम से नहीं किया गया है। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई-कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई-कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई-कॉमर्स की व्यवस्था, ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है, जिससे किसान को और अधिक विकल्प मिल सकें।
अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो नया अधिनियम बना है फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए, उसमें 3-4 बड़े प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। पहला तो ये कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि जो ये एग्रीमेंट्स होंगे वो किसान की स्थानीय भाषा में होंगे। अगर पंजाब का किसान है तो पंजाबी में होगा, अगर तमिलनाडु का किसान है तो तमिल में होगा, अगर आंध्र प्रदेश का किसान है तो तेलुगु में होगा, ताकि स्थानीय भाषा का एग्रीमेंट हो जिसको किसान अच्छे से समझ सके और समझ के ही उसको एग्रीमेंट को साइन कर सके। एग्रीमेंट लिखित होना चाहिए ताकि लिखित एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें और किसान अपने हकों के लिए अपने मांग ले सके और उसके हकों की सुरक्षा हो सके। फिर इस एग्रीमेंट में अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा बना सकती हैं। वो किसान भी उस ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर सकता है और जो खरीदार स्पॉन्सर है वो भी इन एग्रीमेंट्स को उन ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा में अपलोड कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे किसान एग्रीमेंट बनवा सकता है कंपनी से। उसकी सभी जो शर्तें हैं उसको समझाइश देने की और उसको पूरी तरह समझाने की प्रक्रिया जो उस एक्ट के अंतर्गत गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसमें दी गई है। आइए अब देखते हैं पद्मश्री से सम्मानित किसान की सफलता की गाथा। कमला पुजारी का जन्म कोरापुट जिले में आदिवासी बहुल गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही ये खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें 16 मार्च 2020 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कमला को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण पहचान मिलती आई है। यही कारण है कि उन्हें पहले भी कई और सम्मानित पुरस्कार मिलते रहे हैं। इससे पहले उन्हें 2004 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला किसान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। कमला हमेशा पारंपरिक खेती के लिए समर्पित रही हैं। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की। अपने प्रशिक्षण के समाप्त होने के बाद कमला ने अन्य लोगों और साथी किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो और कुछ साथी ग्रामीणों ने समूह बनाए और घर घर जाकर आसपास के गांवों में जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाई। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप पटपूत गांव और नवरंगपुर जिले के पड़ोसी गांवों में किसानों ने रासायनिक खाद छोड़ दी। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन में परीक्षण समाप्त होने के बाद कमला जैविक खेती में जुट गई। कमला खुद तो जैविक खेती करती ही थी, साथ ही गांव के अन्य किसानों को भी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत कराती थी। यही नहीं, रासायनिक उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल न करने के लिए और बंद करने के लिए प्रोत्साहित भी करती थी। कमला ने दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता और फुला एकत्र किए हैं। इन्होंने धान की उन देसी किस्मों का संरक्षण किया है जो लगभग विलुप्त ही हो चुकी थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। वर्ष 2018 में इन्हें ओडिशा राज्य बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कमला पुजारी पहली ट्राइबल महिला हैं जिन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन्होंने आने वाले युवा किसानों के लिए प्रोत्साहन का काम किया।